वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 104, 105, 106 और 107 ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ेंगे। बात अगर हम जैसे कि कंपेयर करके पुराने लॉ के साथ पढ़ते हैं तो आज पुराने लॉ की जो सेक्शंस होंगी 101, 102, 103 और 104 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। जी हाँ, नए लॉ की जो सेक्शन है 104, 105, 106 एंड 107, जो पुराने लॉ की सेक्शन 101, 102, 103 और 104 हुआ करती थी वो हो गई। तो ये बात करती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो हमें जो समझनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि जो सेक्शन 104 है जो बात कर जो सेक्शन 104 है नए लॉ की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, वो पुराने लॉ में 101 हुआ करती, यानी 104 जो आज की डेट में सेक्शन है वो पुराने लॉ एविडेंस एक्ट में 101 होती थी। और हेडिंग की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करती थी, बाकी कोई चेंज नहीं है। मतलब आज की 104 पहले की 101 होती थी। सिर्फ इतना याद रखना, चाहे आप जैसे भी कह लो इसे, कि पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 थी, अब वो नए लॉ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 104 हो जाती है। फिर ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कौन से पार्ट में डिफाइन है। तो पार्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो 4 पढ़ेंगे। पुराने लॉ में ये पार्ट 3 हुआ करता था। एक ये छोटा सा चेंज है। मतलब अब अगर मैं कहूं सीधा साफ से कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 4 पार्ट हैं, जो कि एविडेंस एक्ट के अंदर 3 पार्ट हुआ करते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो 4th पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हम नए लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पुराने में ये पार्ट 3 हुआ करता था। ये जो पार्ट ये बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, अब क्या मतलब होता है इसका? तो इस जो पार्ट 4 है ये प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात करता है। मतलब कि साक्ष्यों का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, मतलब जो साक्ष्य पेश कैसे किए जाएंगे और उनका प्रभाव क्या, इतनी बात है वो इस पार्ट के अंदर होगी। तो आपको याद रखना है कि पार्ट 4 नए लॉ का जो है वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात करता है। जो पुराने जो आपने याद करके रखा था कि पार्ट 3 किसकी बात करती थी? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। मतलब हेडिंग में कोई चेंज नहीं है, बस पार्ट 3 जो पहले हुआ करता था वो अब नए लॉ में पार्ट 4 है। नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है, दूसरी चीज, ये चैप्टर नए लॉ की बात करूं मैं तो चैप्टर 7 to 12 तक जाता है। पहले जो ये जाता था चैप्टर वो 7 to 11 तक जाता है। मतलब एक चैप्टर भी पढ़ गया। यानी पहले जो पार्ट 3 था वो चैप्टर 7 से लेके 11 के बीच था, और वही जो पार्ट 3 चैप्टर था नए लॉ में पार्ट 4 हो गया है, और वो अब चैप्टर 7 to 12 तक जाता। तो एक चीज याद रखनी कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस कौन से पार्ट में है? तो नए लॉ में पार्ट 4 के अंदर है और पुराने लॉ में पार्ट 3 के अंदर था। चैप्टर कहां से कहां तक है? तो चैप्टर पार्ट 4 में नए लॉ के हिसाब से 7 to 12 है और पुराने लॉ में 7 to 11 था। सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नए लॉ के हिसाब से सेक्शन अब 104 से शुरू होती है पार्ट 4 की सेक्शन, और 170 तक जाती है। पुराने लॉ में ये सेक्शन 101 से स्टार्ट होकर 101 से स्टार्ट होकर 167 तक जाती थी। मतलब टोटल सेक्शन जो थी पहले वाले लॉ में वो 167 थी, नए लॉ में 170 हो जाती। तो एक फ्री का क्वेश्चन यहां से भी हो जाता। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर, ये तो हमने समझ लिया कि पार्ट 4, फिर उसके अंदर चैप्टर कितने हैं नए लॉ के हिसाब से, पुराने लॉ के हिसाब से कितने थे। अब नए लॉ के हिसाब से चैप्टर 7 तो समझ लेते। तो इसमें नए लॉ में जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 ही पहले ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता था, वही आज भी कर रहा है। तो यानी इस हेडिंग में और चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। सेक्शन जो चैप्टर 7 है वो 104 से लेके 120 तक जाती है।
पुराने लॉ में सेक्शन 101 से 114 ए तक जाती थी, मतलब 101 से 114 ए तक जाती थी। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद करनी है पीडीएफ से। मैंने आपकी इजी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो पूछ सकता है कि जो चैप्टर 7 है वो कहां से कहां तक है, आज की डेट में कहां है, 104 से 120, पहले कहां था 101 से लेके 114 ए के बीच में। मैं पहले वो कहूं मतलब पुराना लॉ, आज की डेट में कहूं मतलब नया लॉ, ठीक है। और ग्रीन और रेड में लिखता ही इसीलिए हूं कि रेड से लिख रहा हूं मतलब ये पुराने लॉ का है, और ग्रीन से लिख रहा हूं मतलब ये नए लॉ का है, ठीक है, जो चेंज हुआ है। बाकी जो चेंज नहीं हुआ है उसको एज इट इज में ब्लैक से ही रखता हूं, ठीक। तो अब हम बगैर किसी देरी को किए हुए हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 104 आज का जो है नए लॉ का है, और कंपेयर करके पढ़ ही रहे हैं सेक्शन 101 के साथ, पुराने लॉ के साथ 101 और 104 दोनों को हम आज पढ़ लेते हैं। तो 104 क्या कहता है नए लॉ का? Whoever desire any court to give judgment, whoever जो कोई, desire मतलब चाहता है, एनी कोर्ट किसी भी कोर्ट से कि वो जजमेंट दे, एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटीज। ये दो चीजें याद रखनी है कि जो कोई भी कोर्ट से ऐसा चाहता है कि वो जजमेंट दे किसी लीगल राइट के ऊपर, किसी लाइबिलिटीज के ऊपर जो डिपेंडेंट है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, जो कि ऐसी लीगल राइट या ऐसी लाइबिलिटीज डिपेंडेंट किसके ऊपर है? उस फैक्ट के ऊपर कि जो एग्जिस्टेंस रखता। सिंपल सा बताऊं कि जो कोई भी कोर्ट से ऐसा चाहता है कि वो किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी के ऊपर जजमेंट दे और जो फैक्ट है वो एग्जिस्टेंस करते हो, तो क्या होगा? विच ही एसेट मस्ट प्रूव दीज दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। तो भाई साहब जो ये चाह रहा है व्यक्ति ना कोर्ट से कि उसके लीगल राइट के ऊपर या लाइबिलिटी के ऊपर जो फैक्ट एग्जिस्टेंस कर उसके उनके बिहाफ पे कोर्ट जजमेंट दे, तो ये उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मस्ट प्रूव, कि वो ये प्रूव करे कि इस तरह के कोई फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। और जब ऐसा होता है, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव दैट, और इस तरह का जो व्यक्ति है वो ऐसा प्रूव करने के लिए अगर बाउंड है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इस तरह के किसी भी फैक्ट जो एग्जिस्टेंस करते हो, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ लाई ऑन दैट पर्सन, तब ऐसा कहा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर लाई करता है। मैं डिब्बा बना के आपको समझा देता हूं। डिब्बा जो बोलते हैं आपको बहुत इसी समझ में आता। जैसे ये है, एक व्यक्ति ये हो गया आपका, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, ये दो व्यक्ति है। अब ये ए व्यक्ति है मान लो, ठीक है, और ये भाई साहब बी व्यक्ति है, ठीक है। अब जो ये ए व्यक्ति है, ये मान लो ये कोर्ट है, ये ए व्यक्ति कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट कोई इसके लीगल राइट के ऊपर जजमेंट दे, किसी लायबिलिटीज के ऊपर जजमेंट दे, ठीक है। और ये चाहता क्या है कि ये जो बी व्यक्ति है ना, इसने क्राइम किया है, ये चाहता कि भाई साहब इसके ऊपर जजमेंट दिया है कि बी व्यक्ति ने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट। तो ये हमारी जो 104 सेक्शन वो ये कहती है कि जो ये बता रहा है कि इसने क्राइम करे, तो उसके जो भी फैक्ट है उनको प्रूव करने की ड्यूटी इसी की व्यक्ति की है, और इसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। इतनी सी बात हमारे कोर्ट ने समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। होता क्या है क्रिमिनल लॉ में, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि कोर्ट के अंदर एक तो तुम्हारा प्रोसिक्यूशन हो गया, एक हो गया डिफेंस काउंसिल, और ये हो गया कोर्ट, ठीक है। अब कोई भी अगर आप अपराध करते हो, चाहे मर्डर ले लो, चाहे थेफ्ट ले लो, या कोई और क्राइम ले लो, रेप ले लो, जो भी है, डकैती ले लो, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है किसी के अगेंस्ट, तो वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। क्रिमिनल की बात करें तो उसके बिहाफ पे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोसिक्यूशन होता है, और जो एक्यूज साइड को रिप्रेजेंट करता है वो डिफेंस होता है, और कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जज। तो अब ये जो अपराध किया है इस डी व्यक्ति ने,
तो ये जो प्रोसिक्यूशन है ये कोर्ट से चाहता है कि इस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाए, कि जजमेंट दी जाए, क्योंकि इसने मेरे राइट या मेरे लायबिलिटीज का क्या किया, वायलेशन किया है। तो ये कोर्ट से चाहता है। तो अब ये जो प्रोसिक्यूशन है जो ये कोर्ट से चाह रहा है, तो मैंने कहा था हूएवर डिजायर एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, मतलब प्रोसिक्यूशन किससे चाह रहा है, कोर्ट से, कि जो ये डी व्यक्ति है इसने अपराध किया, इसे सजा मिले। डी मतलब डिफेंस। तो ये जो ड्यूटी है किसने अपराध किया, उस अपराध के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रूव करने की जो ड्यूटी है वो प्रोसिक्यूशन की है। बस इतनी सी बात। और उसके आगे लिखा कि जो ये फैक्ट है, जो ये कह रहा है ये एग्जिस्टेंस करते हैं, इसने इस सिचुएशन में ये क्राइम करा है, फैक्ट क्या है, फैक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इन सबको प्रूव करने के लिए ये बाउंड है। और ऐसी चीजें अगर कोई कर रहा है तब ऐसा कहा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई कर रहा है, जो इन चीजों को प्रूव कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर लाई करेगा। तो 104 क्या कहती है बर्डन ऑफ प्रूफ, सिंपल सी बात करें तो 104 ऑलवेज जो पिक्चर में आएगी वो प्रोसिक्यूशन के लिए ही आएगी। ये बताने के लिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करे। इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं कि ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम। ए चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट जजमेंट दे कि जो बी है, बी को पनिश किया जाए फॉर अ क्राइम विच ए सेज बी हैड कमिटेड। इसके लिए ए कहता है कि बी ने क्राइम किया है, तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। तो ए की यहां पर ड्यूटी होगी कि वो प्रूव करे कि बी ने क्राइम किया है। वही वाली बात जैसे मैं इन दोनों लोगों को ए और बी करके ले रहा था आपके सामने। तो ये ए व्यक्ति है कोर्ट से चाह रहा है कि कोर्ट जजमेंट दे, और जजमेंट क्या दे, बी के अगेंस्ट दे कि बी ने कोई क्राइम करा है। जो ए व्यक्ति कह रहा है ना कि उसको पनिश किया जाए उसे जजमेंट, तो ए की ही ड्यूटी है कि वो क्राइम प्रूव करे कि बी ने क्राइम किया है। इतना सा ये आपका इलस्ट्रेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी। जो ए व्यक्ति ये जो है मैंने आपको बताया, ये ए व्यक्ति जो है, अब ये दूसरा इलस्ट्रेशन है उसमें ये कोर्ट से डिजायर करता है, ऐसा चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट जजमेंट दे कि वह जो पर्टिकुलर जो सर्टेन लैंड जो है वो जो बी की पोजीशन में है उसके लिए वो इंटाइटल है, इस तरह की जजमेंट दे। तो रीजन ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट एंड विच ही डिनाइड टू बी ट्रू मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस फैक्ट। अब बी व्यक्ति है अगर वो डिनाई कर देता है कि नहीं जी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह का कोई चीज डिनाई कर देता, तो ए की यहां ड्यूटी है वो ये प्रूव करे कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में है और कैसे वो उसके लिए लीगली इंटाइटल है। तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, तो उसी के ऊपर लाई करेगा जिसने प्रूव करना है, जो एलिगेशंस दे रहा है, जो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, जो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो जो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे ही प्रूव करना है। जिसने अपराध किया उसे प्रूव नहीं करना है। हाँ कुछ सर्टेन जजमेंट आई है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई मान लो अक्यूज यहीं पे कोई प्रोसिक्यूशन चला रहा है केस और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया और वो चीजों को प्रूव कर रहा है, यहीं पे आपका जो अक्यूज है वो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है कि मैं जिस दिन ये बता रहे ऑफेंस हुआ था उस दिन तो था ही ना, मैं था ही नहीं यहां। तो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे तो बर्डन ऑफ प्रूफ अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वो प्रूव करे अब कि वो यहां नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जो 105 नए लॉ की और पुराने लॉ की 102 को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, तो ये बात कर रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पर होता है। और यही सेक्शन जो बात करती है ऑनस ऑफ प्रूफ की भी बात करती है कि ओनस किसके ऊपर होगा इसका। ठीक है, तो समझ लेते हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स। तो सूट और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल और सिविल दोनों की बात हो। सबूत का भार किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग्स में, और प्रोसीडिंग्स का मतलब यहां पे देखो आप क्लियर सा समझो, बहुत बड़ा मतलब है। प्रोसीडिंग्स मतलब यहां पर
सिविल प्रोसीडिंग्स भी हो गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो गई, और एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स भी हो गई, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स भी हो गई। तो इसका बहुत बड़ा सर्कल हो गया, मतलब ये सारी जगह अप्लाई करेगा। तो वो बता रहे कि उन सभी जगह सबूत का भार किसके ऊपर लाई करेगा, मतलब किसके ऊपर होगा, ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। तो ये उसी के ऊपर होगा जो साबित नहीं कर पाएगा, जो फेल हो जाएगा प्रूफ देने। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊं, जैसे ये ए है और ये बी है, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये जो ए व्यक्ति है ये कहता है और बी के ऊपर ऐसा सूट डाल देता है कि भाई साहब इसकी जो लैंड है वो बी की पोजीशन में है, और ये ए व्यक्ति है कि ऐसा बी ने सी की सामने एडमिट किया है। अब अगर ए की तरफ से कोई इस तरह का एविडेंस नहीं दिया जाता है कि ये कैसे बी के पास इसके पास पोजीशन में और इसने कैसे सी के सामने एडमिट किया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाई करेगा ए के ऊपर लाई। 104 जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो जनरली क्रिमिनल के लिए है, जो है वो 104 वो क्रिमिनल में ज्यादातर अप्लाई होती है, पर 105 सिविल में, क्योंकि ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है। अब जैसे मान के चलो इसने प्रूफ दिया कोई, तो बी डिनाई करेगा, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ अब किसके ऊपर हो गया, बी के ऊपर। तो बी प्रूव करेगा, फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर किसके पास आ गया, ए के ऊपर। अब ए ने फिर प्रूव करा तो ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके पास शिफ्ट हो गया, बी के ऊपर। तो ये कहते हैं कि अगर इन दोनों में से अगर किसी ने नहीं दे पाया ना, जिस व्यक्ति ने नहीं दे पाया बाद में प्रूफ, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है और बर्डन ऑफ प्रूफ लाई उसके ऊपर करे। मान लो ये बी ने नहीं दे पाया बाद में, तो इसके ऊपर है। मान लो ए ने नहीं दे पाया तो ओनर्स ऑफ प्रूफ इसके ऊपर। अब एक एग्जांपल है, देखो इलस्ट्रेशन 1 तो हुई गई क्लियर। दूसरा है ए सूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। ए जो व्यक्ति है वो बी के ऊपर एक बात लाता है, एक केस लाता है, एक सूट डालता है, और किसके लिए डालता है कि एक बॉन्ड है वो मेरा ड्यू है बी के ऊपर। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड। तो ये जो बी व्यक्ति है ना, ये तो बात मान लेता है कि हाँ एक बॉन्ड है और वो ड्यू है, ये तो बात मान लेता है कि एक ए का बॉन्ड है वो ड्यू है, पर ये कहता है बी कि भाई साहब ये जो बॉन्ड है ना ये फ्रॉड करके मेरे से ऑब्टेन किया गया था, विच ए डिनाइड, और ए इसके लिए मना कर देता। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड ए वुड सक्सीड एट द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी। अब जो ये बी व्यक्ति है वो ये कहता फ्रॉड से करा गया था, तो ए अगर यहां डिनाई कर देता है और फिर इसके बाद अगर बी कोई प्रूव नहीं दे पाता ना कि कैसे फ्रॉड हुआ था, क्या हुआ था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो लाई करेगा वो बी के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये कि उसको बॉन्ड के पैसे देने पड़ेंगे, या तो वो प्रूव करे कि भाई कैसे फ्रॉड के जरिए करा, क्योंकि उसने ये चीज तो एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ड्यू है बॉन्ड। अब ये कह रहा है कि फ्रॉड से करा गया था, इन्हें डिनाई कर देनी चाहिए ऐसा कोई फ्रॉड नहीं था, तो प्रूफ किसको देना है, आप बी को देना है। और जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, मैंने वही बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा। ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, ये इधर से उधर चेंज होता है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। सिंपल सा ये है। मैं अगर आपको कहूं कि किसी बाद में किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग्स में, और प्रोसीडिंग्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, मैं सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, मतलब जो प्रूफ नहीं दे पाएगा वही असफल होगा, यदि दोनों में से किसी और से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। ठीक है, और ए ने बताया, मैंने आपको वही बताया कि बॉन्ड है मेरा इनके पास पैसे का, बी ने एडमिट कर लिया, वो कह रहा पर ये फ्रॉड के जरिए में से ऑब्टेन किया गया था। अब वो ए ने फिर मना कर दिया इस चीज को, तो जो बी व्यक्ति है ना ये फेल हो गया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहा, इसके पास। तो ये बात करती थी 105। आई होप आपको समझ आया। अब यहीं पे चीज समझ लेते हैं कि सिविल केस के अंदर सबूत का भार की क्या स्थिति होती है और सबूत का भार किस पर होता है।
तो इन सिविल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ टिपिकली लाई ऑन द प्लेंटिफ। जनरली जो लाई करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ वो किसके ऊपर लाई करेगा? सबूत का भार प्लेंटिफ की, हु मस्ट प्रूव देयर केस बाय अ प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस। अब ये जो शब्द आया प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, कहीं कहीं आपको ये चीज लिखी मिलेगी प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब सिविल केस के अंदर आपको जो केस प्रूव करना है वो क्या प्रोबेबिलिटी करनी है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस ये होता है, मतलब कि चांसेस, अच्छे खासे चांसेस हैं कि ऐसा हुआ। This means the plaintiff must present enough evidence to establish that it is more likely than not their claim are true. However, the onus of proof may shift to the defendant if they assert a counterclaim or raise certain defense. अब मैं यहां समझाऊं सिविल में कि एक ही सूट है, ए ने बी के ऊपर डाला, मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर डाला हुआ है। अब ए ने सूट बी के अगेंस्ट डाला और ए प्रूव ला रहा है कि देखो ये जी बिल है, ये देखो ये फिर रजिस्टर्ड हुई है, ये सारी चीजें वो प्रूव कर रहा है, ठीक है। पर बी है वो काउंटर क्लेम कर रहा है, जी बिल तो मेरे पास भी है। तो इन दोनों की तरफ से एविडेंस दिए जाएंगे और जिसकी तरफ से एविडेंस ज्यादा आ जाएंगे, मान लो जो 51%, मतलब 100 मान के चले तो 51% की पोजीशन में जो पहुंच जाएगा केस वो जीत जाएगा। अब जो व्यक्ति हार गया है बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ये एविडेंस नहीं दे पाया होगा, तभी तो 51% यहां हुआ है। तो ऑनस कैसे, जनरली तो प्लेंटिफ को करना है प्रूफ, पर जब जैसे ये काउंटर क्लेम करेगा तो ओनस शिफ्ट हो जाएगा किसके पास? बी के पास। जब बी प्रूव कर देगा उस चीज को तो ओनस फिर से शिफ्ट कहां हो जाएगा? ए के पास, और ए फिर उस चीज को प्रूव कर देगा तो शिफ्ट कहां होगा? बी के पास। ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा। और जैसे ही जो फेल हो जाता है ऑनस जो है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज उसी के ऊपर करेगा, ऑनस ऑफ प्रूफ वहीं रुक जाएगा, ये उसी के ऊपर रह गया। तो सिविल केसेस के अंदर जो हमें देखने को मिलती है वो प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस, मतलब प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल लागू होता है। मतलब ये कि आपको चीजें प्रूव करनी है, पर ऐसे प्रूव नहीं करनी है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनी है, कोई डाउट ही नहीं रह जाता, समझ रहे? अगर कोर्ट को ये भी अगर लग जा रहा है ना कि नहीं हाँ अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये प्रॉपर्टी ए की है, सिविल केस में ए को दे दी जाएगी, बी की हार मान। वही बात अगर हम क्रिमिनल केस की करें, इन क्रिमिनल केस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट rests solely on the prosecution. The accused is presumed innocent until proven guilty, and they are not required to prove their innocence. The onus of proof remain on the prosecution throughout the trial, and if they fail to meet this burden, the accused must be acquitted. अब इसी को समझ लेते हैं, ठीक है, इसको दूसरे से एग्जांपल से समझते हैं। क्रिमिनल की स्थिति में क्या होगा? ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति। अब ये ए व्यक्ति है, ये बी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि बी ने ए के घर से चोरी की है, थेफ्ट के एलिगेशन है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, 380 का मैटर है। ए व्यक्ति जो है वो बी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि बी ने जो चोरी की है ना मेरे घर से की। तो यहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज को पनिश कराने का, वो पहली चीज तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे कहां से चांसेस हैं, मतलब ये कि ए को ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब चोरी जो की है ए नहीं की है, कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम घर में सिर्फ ए ही था और कोई उस घर के अंदर नहीं आ सकता। मान लो ए के घर का गेट है और गेट के चारों तरफ वो लोग लगे हैं, ठीक है, तो ऐसा चांसेस ना हो कि कोई छत से भी कूद के आ गया। अगर इस तरह का भी अगर कोई डाउट हो रहा है ना तो ये मान लिया जाएगा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ है, तो ए जो बी है उसको सजा नहीं दी जाएगी, इसका बेनिफिट जो है वो बी को मिलेगा। तो ए व्यक्ति को जो प्रूव करना है ना वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, और थ्रू आउट ट्रायल जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो ए के ऊपर ही रहता है थ्रू आउट ट्रायल। और ऐसा मानते क्यों है क्रिमिनल के अंदर? क्योंकि हम जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, द एक्यूज इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्ट है, अपराधी है उस व्यक्ति के लिए, तब तक उसको इनोसेंट मान के चलते हैं। मतलब जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक एलिगेशन के बेस पे हम ये नहीं मानेंगे कि अपराधी, तब तक हम यही मानते हैं कि इनोसेंट है।
और ये प्रोसिक्यूशन एलिगेशन लगा रहा है तो 104 सेक्शन याद करो, पुराने लॉ की बात करें 101 जो बता रही थी कि जो कोर्ट से चाहता है उसी को प्रूव करना है। तो यहां पे क्या कौन चाह रहा था, ए चाह रहा था, तो ए प्रूव करे, और ए को प्रूव भी कैसे करना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब ये है क्रिमिनल के अंदर सिविल जैसा नहीं है कि अच्छे खान से प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाए, मतलब अच्छे खान से चांस हो कि हाँ इसने चोरी की होगी, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे ये है कि भाई साहब इसने ही चोरी की है, कोई और चोरी कर ही नहीं सकता, कोई चांसेस ही नहीं है, 1% नहीं 0.1% भी चांसेस नहीं होने चाहिए। पर अगर सिविल की करे तो सिविल में 0.1% चांस तो छोड़ो, अगर 49% भी चांसेस हैं कि उसने नहीं की होगी, किसी और ने की है, उसकी फेवर में अगर 51% चांसेस भी है ना, तो उसको मान लिया जाएगा। और ए व्यक्ति को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है ना क्रिमिनल केस के अंदर, मान लो 99% वो प्रूव कर दे रहा है, 1% वो फेल हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो तब भी जो बी व्यक्ति है ना इसको बरी करना पड़ेगा, ये ए बरी है। ये है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का फंडा। और सिविल के अंदर मैंने बताई थी प्रीपोर्डेंस ऑफ एविडेंस या प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दोनों चीजें लिखी मिल सकती हैं आपको जजमेंट के अंदर। तो उसका मतलब यही है कि अच्छे खासे चांसेस, मतलब वहां पे जो अगर सिविल के अंदर बात करें और ये सिविल का मैटर होता, कोई ये प्रॉपर्टी को लेकर डाला, तो ए को बियॉन्ड रीजनेबल नहीं करना है, उसको ठीक ठीक चीजें बता देनी है जिससे ऐसा लगे कोर्ट को कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसी की है। बस आगे पढ़ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केस, रियल ऑनस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इन केस इंक्लूडिंग द मैनर ऑफ अकरेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, द अक्यूज्ड हैज ओनली टू रेज डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट और टू सैटिस्फाई दैट डिफेंस वर्जन is the probable version of the story, Ram Sarup versus State 1994, गजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट 1973। तो ये दो जजमेंट है जो राम स्वरूप स्टेट और गजेंद्र सिंह स्टेट, इन्होंने हमें बताया, गजेंद्र सिंह स्टेट और राम स्वरूप ने, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है, ओनस किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और उसे ये केस प्रूव करना है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। और एक्यूज की ड्यूटी क्या बताया कि एक्यूज को तो सिर्फ डेंट देना है बस। और डेंट कैसे देना है कि एक्यूज ये बता दे कि जी मैं आया तो था, पर ये बंदा जो एक और था ना, देखो जी आप बता रहे हो मैं जा रहा हूं कैमरे में, मान लो ये कैमरे में एक्यूज जाते हुए दिख रहा है, तो वो बता रहा है कि बंदा देखो कैमरे में ये भी लोग जा रहे हैं, डाउट क्रिएट हो गया, तो हो सकता है इन्होंने चोरी की हो, उसको यही कहना बस, हो सकता है इन्होंने चोरी की हो। वो बता दे कि जी जिसमें आप बता रहे हो ना चोरी हुई, देखो जी उसमें ना दरवाजा आगे ही नहीं पीछे से भी दरवाजा है, तो अपने पीछे से तो नहीं देखा पीछे से कोई आया हो, मैं तो आगे से घुस रहा हूं ठीक है, पर दरवाजे पीछे से भी है, वहां तो कैमरे लगे नहीं है, क्या पता वहां से घुसा हो कोई। तो ये क्या है, ये डाउट है। तो जो एक्यूज है, ये बी व्यक्ति जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इसको क्या करना है, सिर्फ डाउट क्रिएट करना है। आई होप आपको सिविल और क्रिमिनल के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ का फंडा है वो समझ आ गया। ओनस ऑफ प्रूफ मैंने कहा है कि जैसे काउंटर क्लेम करेगा वो लाई करेगा और सर्कल चलेगा, जैसे इसने प्रूव कर दिया उसके ऊपर जाएगा, उसने प्रूव कर दिया इसके ऊपर, ठीक। तो ये दोनों थ्योरी समझ ली आपने, क्यों बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्रिमिनल केस के अंदर करते हैं हम, इसलिए क्योंकि ये बहुत सीरियस नेचर के केस क्राइम है, किसी की लाइफ डिपेंड करती है, वहीं सिविल में ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो सेक्शन 106 समझेंगे नए लॉ की, और पुराने लॉ में सेक्शन क्या थी, 103 थी। तो एक तो यही चीजें याद रखनी है आपको, बहुत ज्यादा दिन नहीं रखनी, धीरे धीरे जैसे ये लॉ पुराना हो जाएगा एग्जामिनर भी इसको नहीं पूछेगा अभी, पर हाँ रिसेंटली पूछ सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, अब ये कह रहे हैं सबूत का भार पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाई ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट एक्सिस्टेंस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पर्टिकुलर फैक्ट, किसी मतलब विशेष फैक्ट के ऊपर में लाई करेगा ऑन दैट पर्सन, उस व्यक्ति के ऊपर जो चाहता है कोर्ट से कि वो उसकी एग्जिस्टेंस पे बिलीव करे, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई इन ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन, जब तक कि ऐसा किसी लॉ में दिया ना गया हो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि वो किसके ऊपर लाइव कर रहे हैं।
मतलब ये प्रिज्यूम वाली बात करिए कि यहीं पे प्रेजेंशन दे दी कि भाई साहब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, तो वो तो बात अलग है। अदरवाइज तो ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट के मामले में जो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा उस व्यक्ति के ऊपर लाई करेगा जो कोर्ट से विशेष चाहता है। जैसे इलस्ट्रेशन समझाऊं मैं, ये एक ए व्यक्ति है और एक ये हमारा बी व्यक्ति है। अब जो ए व्यक्ति है ये थेफ्ट के लिए बी के ऊपर क्या चलाता है, केस चलाता है। अब ए व्यक्ति है वो थेफ्ट के लिए बी के ऊपर केस चलाता है और कोर्ट से ऐसा चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे कि जो ये बी व्यक्ति है इसने चोरी कबूल करी है सी की प्रेजेंस में, कि कोर्ट बिलीव करे कि ए कोर्ट से चाह रहा है कि कोर्ट बिलीव करे कि जो ये बी है इसने एडमिट करी है चोरी सी के सामने। तो ए व्यक्ति है, ए को ही ये प्रूव करना है कि बी ने, जो ए व्यक्ति है ये ही भाई साहब प्रूव कर रहे हैं कि बी ने सी के सामने एडमिट किया हुआ है चोरी के बाद। इतनी सी बात। तो ए मस्ट प्रूव दैट एडमिशन बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन he was elsewhere, he must prove it। तो ए ने ही प्रूव करना है। सिर्फ इतनी सी बात है इस इलस्ट्रेशन की, और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि पर्टिकुलर फैक्ट की जो बात हुई है, एक पर्टिकुलर फैक्ट की, जो 104 105 वो पूरे केस की बात कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई साहब जैसे मान के चलो पर्टिकुलर फैक्ट क्या हो गया कि बी जो ए कह रहा है कि जो सी है सी के सामने बी ने एडमिट करा, तो भाई साहब ये पर्टिकुलर फैक्ट हो गया एडमिट करने वाली, तो इसको प्रूव करना है, ए को ही प्रूव करना है। अब हम सेक्शन 107 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 107 जो है पुराने लॉ में 104 हुआ करती, और ये जो बात करती है वो बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल की बात। मतलब हेडिंग में कोई चेंज नहीं है। अगर बात करूं मैं तो साक्ष्य को एडमिसिबल बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का जो फैक्ट है, ठीक है। तो एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार किसके ऊपर, ये बात समझ लेते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence। अब इसको जैसे हम करते हैं, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है जो हमसे, वो ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि कोर्ट से कि इस एविडेंस को एडमिसिबल बनाया जाए, तो जो व्यक्ति जो एविडेंस दे रहा है उसके पीछे की वजह को भी प्रूव करना उसी की ड्यूटी है, तब उस एविडेंस को मैं एडमिसिबल मानेंगे। सिंपल सा जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति है वो क्या कोर्ट के सामने क्या आ रहा है कि भाई साहब कि बी ने जो है ना, बी ने सी के अगेंस्ट, जो ये व्यक्ति सी है इसके अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन दी है। तो ए को पहले ये चीज प्रूव करनी है कि बी मरा है, इसकी डेथ जो है ना, कि बी की डेथ हुई है। डाइंग डिक्लेरेशन आदमी तभी देगा ना जब बी की डेथ हुई हो। तो पहले तो ए को यही प्रूव करना है कि बी की डेथ हुई है, तभी ये डाइंग डिक्लेरेशन सी के अगेंस्ट मानी जाएगी। अगर बी की डेथ ही प्रूव नहीं हो रही ना तो डाइंग डिक्लेरेशन का कोई मतलब ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसे ही मैं मान के चलूं कि ए व्यक्ति है, जैसे इसको सी को हटा देते हैं, जैसे मान के चलो ये सी को हटा दिया, ठीक है। अब ये ए और बी है, अभी ऐसे मानो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी को लेके फिर चलते हैं। अब ए है कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। और ए है वो मान के चलो किसी ई व्यक्ति के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है कोर्ट के अंदर। अब सेकेंडरी एविडेंस जो है मान के चलो कि ये
बी है सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो ये जो बी नाम का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो सेकेंडरी एविडेंस है, इस चीज को ई के अगेंस्ट यूज करने से पहले ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खो गया है। बात आई समझ में? ए ई के अगेंस्ट कोई सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है और वो सेकेंडरी एविडेंस मान के चलो ये बी है, तो इस एविडेंस को कोर्ट में देने से पहले, इसको कोर्ट में देने से पहले ई के अगेंस्ट वो तभी यूज कर पाएगा जब वो ये प्रूव कर दे कि जो हमारा ओरिजिनल है, प्राइमरी एविडेंस जो है वो इसका खो गया है, लॉस्ट। इतनी बात करती है 107। बस आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा और सबूत का भार चेंज कैसे होता है, तो ये समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दिस एंटायर केस। अगर बात बर्डन ऑफ प्रूफ करें, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे केस को प्रूव करने की, और वहीं ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं। ऑनर्स ऑफ प्रूफ के मामले में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रेजेंट एविडेंस की होती है, वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक फैक्ट के लिए भी हो सकता है और वो क्लेम के लिए भी हो सकता है। दूसरी जो अंतर है महत्वपूर्ण, वो समझते हैं, रिलेट्स टू द एंटायरिटी ऑफ द केस बीइंग प्रेजेंटेड। जो पूरा केस, जो एंटायर केस है जो प्रेजेंट हुआ है, उसको पूरे की वो होती है, रिलेट्स होता है, पूरे केस से रिलेट होता है। ये पर्टेन टू स्पेसिफिक फैक्ट और एलिमेंट विद इन द केस, स्पेसिफिक फैक्ट और एलिमेंट के ऊपर होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। लाई ऑन द पार्टी हु मस्ट प्रूव एसेंशियल फैक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ लाई उस पार्टी के ऊपर लाई करता है जो एसेंशियल फैक्ट को प्रूव करना चाहता है। और ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करें तो ये इनिशियली ऑन द पार्टी हु वुड बी अनसक्सेसफुल विदाउट एविडेंस। ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करेगा जो अनसक्सेसफुल हो जाता है विदाउट एविडेंस के। बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन कंस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसीडिंग। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कंस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स, पूरी एक ही जगह रहता है, जैसे मैंने बताया था प्रोसिक्यूशन वाली बात। और ओनर्स ऑफ प्रूफ की बताएं तो कैन शिफ्ट बेस्ड ऑन एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल। ये एविडेंस जैसे जैसे दिए जाते हैं उस हिसाब से शिफ्ट होता है। जो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी कि ए ने दिया एविडेंस, तो अब बी की बारी है, बी ने भी दे दिया उसके लिए एविडेंस, तो अब फिर ए की बारी आ गई, फिर बी की, ऐसे करके शिफ्ट होता रहता है। जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो ये क्या रहता है, पूरे ट्रायल क्या रहता है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। प्रोसिक्यूटर को ही प्रूव करना है, एक्यूज को क्या करना है, सिर्फ डेंट देने। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो 101 में कोडिफाई है इंडियन एविडेंस एक्ट के। नए लॉ की बात करें तो 104 में। ऐसे ही जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो 102 ऑफ इंडियन एविडेंस में डिफाइन है। पुराने लॉ की बात कर लें तो 105 में डिफाइन है। तो ये तो था इसमें मेजर डिफरेंस। आई होप ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहले लिखा है मैंने, व्हेन पार्टीज हैव लीड एविडेंस एंड रेलेवेंट फैक्ट्स आर बिफोर द कोर्ट एंड ऑल द रिमेन्स फॉर डिसीजन इज व्हाट इन्फरेंस इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम देम, द क्वेश्चन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट मटेरियल। कमेंट तो कमेंट करें, व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या समझते हो आप इससे, ऑन whom द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई इन सिविल एंड क्रिमिनल केस। मैंने इन सारी चीजों के आपको जवाब ऑलरेडी पीछे दे दिए हैं। Write short notes on burden of proof. Write an exhaustive but brief notes on burden of proof. Explain the law relating to burden of proof. Is the law in relation to civil case different from criminal case? Explain. ये भी बता दिया मैंने। Explain and illustrate burden of proof that the case of accused come within exceptions. अब exceptions के मामले में क्या होगा ये मैंने बताया था कि ऑलरेडी की जैसे plea of alibi ले रहा है या डिफेंस का ले रहा है, तो इस तरह की कोई चीज अगर वो ले रहा है, तो जैसे एक आमिर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा हाउस में, उस व्यक्ति ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए उसने जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको ले रहा है ना,
तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या करेगा, एक्यूज के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आपकी एक जजमेंट होगी जुलेखा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ एनोदर, उसके अंदर भी यही बताया गया कि आप सेल्फ डिफेंस ले रहे हो या जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनमें ले रहे हो, या जैसे प्ली ऑफ एलिवाई ले रहे हो आप, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई कर जाएगा, एक्यूज के ऊपर लाई कर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेरीज है, ए चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे, ये के ऊपर चार्ज है कि वो रेलवे में ट्रेवल कर रहा था विदाउट टिकट, ऑन हुम द बर्डन ऑफ दैट ही हैड अ टिकट शैल लाई, किसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, when the parties have lead evidence and relevant fact are before the court and all the remains for decision is what inference is to be drawn from the evidence. The question of burden of proof is on the question of burden of proof is not material. Comment what do you mean by burden of proof? ठीक है, on whom does the burden of proof lie in civil and criminal case? सेम सिमिलर क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, इन सबके जवाब इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। इन क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश करना। Thank you so much. Join our Telegram channel to get free study material. And thank you for watching. Subscribe for more videos. मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन मिलती है। आप कमेंट भी करें, अगर आपको कुछ लगता है कि ये सुधार करना चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरे QR कोड को स्कैन करके पीडीएफ पा सकते हैं, और बाकी लिंक पे जाके जो मैंने इसमें सब्सक्रिप्शन की लिंक जो डाली हुई है वहां से भी जाके आप पीडीएफ फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के लिए, नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।